गुड मॉर्निंग ऑल, दिस इज़ फारूक आजम फ्रॉम ऑक्सप्रेस एंड स्पेशली मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला है। अगर आप ये समझ जाते हैं, यकीन मानिए आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश कंप्लीट आसान हो जाएगा, आप बना पाएंगे। इसे जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हिंदी के किसी भी सेंटेंस को हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूला से ट्रांसलेट किया जा सकता। दैट फॉर्मूला इज S plus V plus O। हाँ, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। मैं चाहूँगा कि दिए गए सेंटेंस में आपको ये पहचानना भी आ जाए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। कई बार स्टूडेंट सवाल करते हैं, सर मैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो याद कर लिया हूँ, लेकिन सेंटेंस में मैं नहीं पहचान पाता हूँ कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, ये कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि यह सब्जेक्ट है। आप इसे देखिए। अ पर्सन who does something means a person who does something, a person who does something in a sentence is called subject. A person who does something in a sentence is called subject. अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आप एग्जाम्पल से इसे देख सकते हैं, लाइक मोहन आम खाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आम को खाने का काम मोहन करता है, तो यहाँ पे काम करने वाला मोहन है, इसलिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट। लाइक मोहन इट्स अ मैंगो, सो मोहन इज सब्जेक्ट, राइट। मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। वेल, राधा गीत गा रही है, राधा गीत गा रही है। यहाँ गीत को गाने का काम स्पेशली राधा कर रही है, तो राधा हमारा सब्जेक्ट हुआ। सो राधा इज सिंगिंग अ song. Radha is singing a song, so Radha is subject. Next word है verb, बी फॉर वर्ब। वर्ब ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे मेन पार्ट है।
जिसे अगर आप हटा देंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। इसे वर्ब, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब बहुत ही मेन काम करता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है कि दिए गए सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है। सो वर्ब इज अ वर्ड, verb is a word which denotes an action in a sentence। मीन्स verb एक ऐसा वर्ड है जो दिए गए सेंटेंस में काम के होने की जानकारी देता है। आप इसे हिंदी में भी लिख लें, यहाँ पे हम ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड, दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो काम के होने की जानकारी देता है। दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो काम के होने की जानकारी देता है उसे वर्ब कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब कैसे हम सेंटेंस में पहचानेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है, राइट। तो अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो मोहन क्या काम करता है, तो खाता है। मोहन क्या करता है, खाता। ये खाना क्या है, वर्ब है। क्योंकि जो ऐसा वर्ड जो काम के होने की जानकारी देगा उसे हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ सेंटेंस है मोहन आम खाता है, तो मोहन करता क्या है, तो खाता है। तो ये खाना हमारा जो है स्पेशली वर्ब हो गया। अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो मोहन इट्स अ मैंगो, ये हो गया हमारा वर्ब, राइट। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशली कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। जैसा कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट किसे हम कहते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। An object is a word on which, an object is a word on which there is an effect, on which there is an effect of a verb. An object is a word on which there is an effect of a verb in a sentence. इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। दिए गए सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर पड़ता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर पड़ता हो या असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप इसे एक एग्जांपल से समझिए, आसान होगा। मैं एक सेंटेंस लिखा था कि मोहन आम खाता है, ठीक है। तो मोहन करता क्या है, खाता है। मोहन क्या करता है, तो खाता है। जब ये खाता है तो क्या खा जाता है, आम खा जाता है।
तो खाने का असर आम पे पड़ा, तो ये आम क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हो। इससे अगर ट्रांसलेट करेंगे, मैं अभी फ़िलहाल ट्रांसलेशन नहीं बना रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं ये पहचान करा रहा हूँ कि दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। मोहन इट्स अ मैंगो, राइट। सो खाने का असर किस पे हो रहा है, आम पे हो रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट दिए गए सेंटेंस में क्या होता है, उसे कैसे पहचाने, वर्ब क्या होता है, कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड कैसे पहचाने, राइट। तो आपने देखा कि एक ही फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से आप हिंदी के सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये काम कैसे करेंगे। मैं कुछ सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूँ, अलग अलग सेंटेंस, और चेक करते हैं कि क्या ये फार्मूला वाकई में काम करता है कि नहीं करता। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, आम खाता हूँ, पहला सेंटेंस है मैं आम खाता हूँ, दूसरा है मैं आम खा रहा हूँ, तीसरा है मैं आम खा रहा था, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आम खा चुका हूँ, अगला सेंटेंस है मैं आम खा चुका था, नेक्स्ट मैं आम खाया, एंड अगला सेंटेंस है मैं आम खाऊंगा, एंड नेक्स्ट मैं आम खाता रहूँगा। मैंने अभी अभी लिखा था कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है। तो मैंने हिंदी के कुछ सेंटेंस का एग्जांपल लिया, और इस अभी तक के हिसाब से एक ही फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसको डिटेल में जाकर चेक करेंगे तो अभी आप ये देखिए, ये मैं सब्जेक्ट हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ये वर्ब होता है, राइट, ये वर्ब होता है। तो अगर इस हिसाब से अगर आप सेट करेंगे इस फॉर्मूले पे, तो आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट मतलब पहले आई आ जाएगा, उसके बाद वर्ब चाहिए, तो खाने का इंग्लिश इट होता है, क्या खाना है तो आम खाना है, कौन सा आम खाना है ये भी नहीं पता है, तो आई इट अ मैंगो। मतलब अगर मैं इसी एक फॉर्मूले पे दिए गए सारे हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाना चाहेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आई इट अ मैंगो। अब बात ये समझ में नहीं आता है कि आई इट अ मैंगो अगर ये सारे हिंदी को अंग्रेजी में बना सकता है, सपोज मानते हैं जैसा मैंने अभी तक लिखाया है, तो फिर कौन सा आदमी क्या मीनिंग निकालेगा ये बात समझ में नहीं आएगा। आप कहना चाहेंगे मैं आम खाऊंगा, वो समझ लेगा आप आम खा चुके हो, तो एक बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। जो आप कहना चाहेंगे वो समझेगा नहीं, जो वो समझना चाहेगा वो आप कहेंगे नहीं। तो ओवरऑल बात ये समझ में आ रहा है कि ये सारे हिंदी का एक ही ये गलत है, नहीं हो पा रहा है। मतलब ये सारे हिंदी के लिए एक ही अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो ये गलत हो जा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये गलत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। अब हम लोग डिटेल पे चलते हैं इसके, ठीक है। तो फार्मूला है जैसा कि आप जानते हैं, ओनली एक सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस फार्मूले में अगर आप चेक कीजिए तो पहला क्या है, मैं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है। सेंटेंस चाहे जितनी बार भी बदला हो, मैं में कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो मतलब ये 3 वर्ड के फार्मूला में जो सब्जेक्ट है उसमें नो चेंज है। मैं जो अभी बोला था एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को बना सकते हैं, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो कहानी ये हो रहा है, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं स्पेशली कि हाँ, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वर्ब जो है वो बदल रहा है।
राइट। और यहाँ पे लिखा है एक ही सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में नहीं बना पा रहा है, राइट। तो चेक करते हैं कि किस में चेंजेस करना पड़ेगा और किस में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपने देखा मैं जितनी बार भी सेंटेंस बदला हो, लेकिन उसमें मैं नहीं बदला। अगर मैं बदल देंगे तो सेंटेंस ही को बदलना कहेंगे। ये मैं टेंस के बदलने की बात कर रहा हूँ। दूसरा था, आप दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे है आम। जितनी बार भी सेंटेंस बदला हो, ये आम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ आम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे ही यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि 3 वर्ड के फॉर्मूला में सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता और ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होता। ना सब्जेक्ट में चेंज होता है ना ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो फिर अब बचा क्या, वर्ब। तो वर्ब को भी चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए वर्ब को। आप देखिए, मैं आम खाता हूँ, खाता हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा था, खा चुका हूँ, खा चुका था, खाया, खाऊंगा एंड खाता रहूँगा। तो ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के बदलने से नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, लेकिन वर्ब जो है, जो टेंस के दायरे की वजह से जो सेंटेंस में बदलाव करते हैं, उसमें वर्ब बदलता है। तो बात ये समझ में आया कि एक वर्ब के फॉर्मूले, एक 3 वर्ड से फॉर्मूला बना है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, और यस वर्ब में चेंज होता है, वर्ब में चेंज होता है। ना सब्जेक्ट में चेंज ना ऑब्जेक्ट में चेंज, लेकिन वर्ब में चेंज होता है। तो अब ये बात समझ में आई कि हिंदी के सारे सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आपको मालूम हो गया कि सब्जेक्ट में चेंज नहीं है, ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं है, लेकिन वर्ब में चेंज है। तो वर्ब के चेंज को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके वर्ब के फॉर्म क्लियर हो जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म हम कहाँ लगाएंगे ये क्लियर हो जाएगा, कौन से वर्ब के फॉर्म का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, फिर यकीन मानिए हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, इसे आपको अंग्रेजी में बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगले क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा वर्ब के डिटेल, वर्ब के कितने फॉर्म है, कौन सा वर्ब का हेल्पिंग, कौन सा वर्ब के पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा वर्ब हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, आप इसे पहले समझिए, फिर अगले क्लास के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा वर्ब हम कहाँ और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। वर्ब का फॉर्म कन्फर्म होने के बाद आपकी हिंदी कोई भी सेंटेंस लेकर आएँ, आप अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं।